वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे जेके बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस एंड साथ ही में आपको यहाँ पे जो आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे होगा क्लियर। सो पहले इस सेशन में आपको क्या मिलेगा, इस सेशन में आपको पेपर ए मिलेगा क्लियर, यानी कि आपके पहले 5 चैप्टर्स, देन मैं लाऊंगा सेशन 2 यानी कि आपका पेपर बी यानी कि आपके रिमेनिंग 4 चैप्टर्स क्लियर। सो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस चूज किए हैं दे आर प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बट उनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आपने पूरा सिलेबस प्रिपेयर किया हुआ है देन यहाँ पे आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड साथ ही में एक कॉन्सेप्ट बूस्टर, ये जो 2 सेशन होंगे वो रहेंगे। एंड साथ ही में इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, इन ए सर्टन रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इट फॉलोज दैट इन दिस रीजन। सो अगर हमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर स्पेस के रीजन में वो हमारे पास जीरो है, देन आपको बोल रहा है कि देयरफॉर यहाँ पे क्या कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। देन पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या फिर पोटेंशियल हमारा जो है दैट इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्लियर, दैट इज कॉन्स्टेंट। बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास है, यू ऑल नो दैट ई हमारे पास होता है माइनस डी वी बाई डी आर क्लियर, माइनस डी वी बाई डी आर। अगर मैं यहाँ से डी वी को निकालूँ क्लियर, डी वी मेरा क्या आएगा, दिस विल बी माइनस ई डी आर क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ, इंटीग्रल डी वी किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स इंटीग्रल डी आर के बराबर। एंड अगर हमारा ई यहाँ पे कितना है, अगर हमारा ई यहाँ पे जीरो है, देयरफॉर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इंटीग्रल डी वी हमारा जीरो, जिसका मतलब ये कि जो वी होगा हमारा दैट विल बी कांस्टेंट। सो याद रखिएगा ये जो रिलेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मे बी आपसे 2 मार्क की डेरिवेशन भी इसके ऊपर पूछी जाए या फिर इसके ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछा जाए। सो ई इज माइनस डी वी बाई डी आर क्लियर। सो इसका मतलब ये जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर रीजन में जीरो होगी, सो उस टाइम जो पोटेंशियल हमारे पास होगा पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट क्लियर। नेक्स्ट, the plates of a charged parallel plate capacitor are moved apart. This will result in increase of charge potential capacitance field clear. So basically we know that हमारे पास जो C होता है कैपेसिटेंस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है, उसकी जो कैपेसिटेंस हमारे पास होती है इट इज़ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्लियर। एंड ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस जो हमारे पास होती है किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, साथ ही में एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका मतलब ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है हमारे पास कैपेसिटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर। सो नाउ देखिए अब ये बोल रहा है दी प्लेट्स ऑफ ए चार्जड प्लेट कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट क्लियर। इसका मतलब अगर हमारे पास ये 2 प्लेट्स हैं क्लियर, इसका मतलब अगर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है इट इज़ डी। अगर ये डिस्टेंस को बढ़ा रहा है क्लियर, अगर ये डिस्टेंस को बढ़ा रहा है देन क्या कौन सी चीज़ या फिर कौन सी क्वांटिटी जो आपको नीचे दी गई है, चार्ज कैपेसिटेंस फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल, इनमें से किसका इंक्रीज होगा क्लियर। सो इनमें से किसका इंक्रीज होगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मे बी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि आपने केमिस्ट्री का देखा होगा, वहाँ पे जो क्वेश्चंस MCQs फ्रेम किए गए थे दे वर कॉपी पेस्टेड MCQs फ्रॉम नीट एंड JKCT या फिर जितने भी मेडिकल एग्जाम होते हैं आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, थ्योरेटिकल थे। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ वी नो दैट जो हमारे पास V होता है क्लियर दैट इज Q बाई सी क्लियर, दैट इज Q बाई सी, यानी कि पोटेंशियल जो हमारे पास होता है दैट इज Q अपॉन सी। और अगर मैं इसमें C का वैल्यू डालूं दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। सो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी Q एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, डी हमारा ऊपर जाएगा, दिस विल बी QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इसका मतलब देयरफॉर अगर हम D को बढ़ा रहे हैं सो देखिए यहाँ से जो V होगा हमारा दैट विल इंक्रीज, क्योंकि V और D के बीच जो रिलेशन है इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है V और D के बीच यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देयरफॉर कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, इट इज़ पोटेंशियल। नंबर 3 एंड नंबर 4 क्लियर। देखिए नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, इफ़ EA बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल
एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, क्लियर, यानी कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज ई ए एंड ई इसने लिया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस, देन आपको रिलेशन बोलनी है। एंड एवरीबडी नोज जो हमारे पास शॉर्ट डाइपोल होता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन होती है दैट इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एंड एवरीबडी नोज बेसिकली जो हमारे पास अगर मैं एक्सियल लाइन की बात करूं वहाँ पे जो हमारे पास फील्ड होती है इट इज़ बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन 2p अपॉन में हमारे पास नीचे क्या होता है r³, क्लियर। एंड अगर मैं ई इक्वेटोरियल की बात करूं यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब ही मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे भी बोलेंगे। सो इट इज़ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ से हमारा p, यहाँ से हमारा r³, क्लियरली आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में यहाँ पे हमारा क्या है एडिशनल यहाँ पे 2, देयरफॉर ई एक्सियल इज ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। नाउ देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट हमारे पास हैं दीज आर अपोजिट, क्लियर। यहाँ पे क्या ये होते हैं अपोजिट एंड एक्सियल के लिए ये क्या होते हैं इन सेम डायरेक्शन, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्शन भी पूछी जाती है, क्लियर। सो ई एंड पी जो यहाँ पे होता है एक्सियल के लिए दे आर इन सेम डायरेक्शन, बट इक्वेटोरियल के लिए ई एंड पी जो होते हैं दे आर अपोजिट, क्लियर। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट है इनके बीच एंगल किसमें, इक्वेटोरियल लाइन पे, देयरफॉर अगर ये अपोजिट हैं देयरफॉर एंगल क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ पे अगर एक ही डायरेक्शन में है देयरफॉर एंगल क्या होगा 0 डिग्री। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एज ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। नाउ the empty space between the plates of a capacitor is filled with by a liquid of dielectric constant K, the capacitance of capacitor, क्लियर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की क्या इम्पैक्ट होगा एंड एवरीबडी नोज जो हमारे पास C होता है, क्लियर, ये होता है हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्लियर, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वगैरह का इफेक्ट है। देयरफॉर अगर हमारे पास हमने K इसमें इंट्रोड्यूस किया है, सो अगर K यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इसका मतलब जो कैपेसिटेंस हमारे पास होगी वो इंक्रीज होगी, एंड कितने टाइम से इंक्रीज होगी वो बेसिकली K टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे इंक्रीज बाय फैक्टर के, क्लियर, यहाँ पे इंक्रीज बाय फैक्टर के, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नाउ नंबर 5 एंड नंबर 6, the energy stored in a condenser is in the form of, क्लियर। सो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है हमारे पास कंडेंसर में यानी कि कैपेसिटर में वो किस फॉर्म में होती है हमारे पास, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी को आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसकी इक्वेशन वगैरह, क्लियर। नाउ ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ ए चार्जड कंडेंसर द एनर्जी, क्लियर, एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्लियर, एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। एनर्जी के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है, ये डेरिवेशन आपसे पूछी जाती थी बट इस साल आपको मेंशन किया गया है खाली वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस एनर्जी के लिए। सो पहली इक्वेशन हमारे पास होती है U इज इक्वल टू 1/2 ऑफ Q² अपॉन C, एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है U इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CV², देन तीसरी इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है एनर्जी के लिए 1/2 ऑफ QV, क्लियर, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। नाउ देखिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो अगेन मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा। देखिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस हमारे पास होती है एप्सिलॉन नॉट AD, क्लियर, एप्सिलॉन नॉट AD, एंड अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे डालूँ सो मेरे पास जो U निकल के आएगा, U क्या निकल के आएगा, दिस विल बी 1/2 ऑफ Q² कैपेसिटेंस यानी कि EA। अच्छा D क्या करेगा, D हमारा ऊपर जाएगा, क्लियर, D हमारा ऊपर जाएगा। देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ ए चार्जड कंडेंसर एनर्जी क्या होगी, देयरफॉर अगर हम D को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्लियर। सो ये इक्वेशन मेरे पास बेस के इसमें मैंने कैपेसिटेंस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आई। सो इस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली पता चलता है अगर आप D इंक्रीज करोगे U भी आपका क्या होगा, U भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि U जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। सो इट इंक्रीजेस, क्लियर, इंक्रीज होगा हमारा। नेक्स्ट नंबर 7 एंड नंबर 8, the ratio of electric field on axis and the इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी, अगेन यही क्वेश्चन है। सो हमारे पास जो रेशियो होता है इट इज़ 2:1, यानी कि E एक्शल इज टू E इक्वेटोरियल जो हमारे पास होता है इट इज़ 2/1 या फिर 2:1 कह लो। नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। सो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन एट एन एंगल टू एक्सियल लाइन। क्लियर, एट एन एंगल टू एक्सियल लाइन। सो वी नो दैट ये कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है हमारे पास डायरेक्शन यहाँ पे। क्लियर, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डाइपोल। क्लियर, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 8 हो गया। देन नंबर 9 एंड नंबर 10 की मैं बात करूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्जड हॉलो मेटल स्फीयर। क्लियर, चार्जड हॉलो मेटल स्फीयर की बात हो रही है। क्लियर, सो बेसिकली ये क्या होती है, सेम एज दैट ऑन द सरफेस। यानी कि अगर आप देखोगे बेसिकली जो हमारे पास सेंटर पे होती है वही हमारे पास कहाँ पे होती है, वही फील्ड हमारे पास कहाँ पे होती है, सरफेस पे भी होती है, क्योंकि उस कंडीशन में जो आर होता है दैट इज इक्वल टू आर, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। देन the physical quantity in electrostatics analogous to temperature in heat is, बोलिए physical quantity in electrostatics, यानी कि जो आप थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ते हो, यानी कि हीट वगैरह पढ़ते हो, यानी कि हीट में जो फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर का, यानी कि टेम्परेचर जो किस में काम करता है, हीट में, आपको बोलना है कौन सी क्वांटिटी सेम काम कहाँ पे करती है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो इट इज़ बेसिकली हमारा पोटेंशियल। क्लियर, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, थ्योरी आपको अच्छे से कराई है वन शॉट्स में। देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज P, द टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, एंड टॉर्क हमारे पास होता है P क्रॉस E। सो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉलो होता है, यहाँ से कौन सा रूल फॉलो होता है हमारे पास, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट का रूल हमारे पास फॉलो होता है। नेक्स्ट द टॉर्क, अगेन सेम क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज यहाँ पे 11, दिस इज 12, सो सेम क्वेश्चन ही आया है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दिस इज, चलिए इसको आप 11 ही मानिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया है, दिस इज 12 एंड दिस इज 13। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D व्हेन चार्जड टू ए पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट्स इज। सो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वेशन पिक करनी है। सो ये इक्वेशन भी मैंने आपको दिखाई है, जब हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है हमारे पास जो U बेसिकली निकल के आता है दैट इज 1/2 A एप्सिलॉन नॉट, वेट ए सेकंड, A एप्सिलॉन नॉट, देन हमारे पास E² D। क्लियर, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी, थोड़ी सिंपल सी डेरिवेशन थी, वो भी आपको दिखाई थी। बट जब हमने इसी को मॉडिफाई किया था, अगर आपको याद होगा, फिर यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनी थी दैट वाज 1/2 एप्सिलॉन नॉट V/D एंड मैंने वहाँ पे आपको बोला था सब इक्वेशंस जो हैं वो आपको याद रखनी है। सो इट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट V²/D²। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, the electric field at a point at the electric field and the potential of an electric dipole vary with the distance r। so एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, दूसरा यहाँ पे किसकी, पोटेंशियल की हमारे पास बात हो रही है। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है, किसके लिए, एक डाइपोल के लिए। एंड एवरीबडी नोज, क्लियर, एवरीबडी नोज जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्लियर, डाइपोल के लिए दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एंड सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालोगे, स्पेशली अगर आप एक्सियल लाइन पे निकालोगे, एक्सियल लाइन पे हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। एंड अगर आप इक्वेटोरियल पे निकालोगे दैट इज 0। बेसिकली अगर आप यहाँ से V और R को कोरिलेट करोगे, सो V जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात हो रही है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³ एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। सो R³ एंड R², 1/R³ एंड R², यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहाँ से ठीक हो रहे होंगे एंड आपने अच्छे से अपनी पढ़ाई की होगी। क्लियर, नाउ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। पहला, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल ठीक। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट, देखिए, देन
इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दी सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अच्छे से मैंने आपको दिखाया है। अगर ये हमारे पास कोई कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है परपेंडिकुलर ऑलवेज, क्लियर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है हमारे पास, बेसिकली जीरो होती है। देन द चार्ज कैरियड बाय अ कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल, जो चार्ज हमारे पास होती है वो क्या होती है हमारे पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। देयरफॉर नन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको फॉल्स दिख रही है, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अराइज हो सकते हैं, क्लियर। एंड साथ ही में जो हमारे पास कंडक्टर होता है, क्लियर, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने आपको बताई थी, बेसिकली ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सो उनको भी अच्छे से देखिएगा। देन देखिए, दे ऑलवेज स्टेट, ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पिक करनी है, क्लियर। दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल करेक्ट। देन दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर या फिर चार्जड कंडक्टर, क्लियर। देन दे ऑलवेज फॉर्म क्लोजर लूप्स, नो दे डोंट फॉर्म क्लोजर लूप्स, क्योंकि सिंपली वो कहाँ से कहाँ पॉजिटिव से निकलती हैं एंड नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, वो ऐसे वापस नहीं आती हैं, यानी कि क्लोजर लूप्स हमारे पास फॉर्म नहीं होते हैं। दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी वहाँ पे पैरेलल होंगी एंड इक्वली स्पेस्ड होंगी। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे है दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट 17 एंड 18 की अगर मैं बात करूं, देखिए, एन इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं होती है। टोटल चार्ज कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, चार्ज का कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस भी हमने देखी हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स जो है इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट अच्छे से देखिए फिगर को। The given figure gives electric lines of force due to two charges Q1 and Q2. What are the signs of two charges? देखिए, ये हमारे पास है Q1 चार्ज एंड ये हमारे पास है Q2 चार्जेस। बेसिकली आपको किसको यहाँ पे पिक करना है, आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देखना है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स किधर की ओर आ रही हैं, चार्ज की ओर आ रही हैं। देखिए, दोनों डायरेक्शन कंडीशंस में जो फील्ड लाइन्स हैं वो कहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं, चार्जेस पे हो रही हैं। देयरफॉर वी नो दैट अगर यहाँ पे कोई और चार्ज होगी, सो बेसिकली यहाँ से चार्जेस निकल के आ रही होंगी, सो वो हमारे पास पॉजिटिव होती, एंड इन पे अगर फील्ड लाइन्स टर्मिनेट हो रही हैं, देयरफॉर बोथ आर नेगेटिव, क्लियर। दोनों हमारे पास क्या हैं, दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्लियर। दोनों हमारे पास नेगेटिव हैं क्योंकि फील्ड लाइन्स जो हैं वो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं। नंबर 19 एंड नंबर 20। नाउ देखिए, चार्ज Q2, क्लियर, चार्ज Q2 is at the center of a circular path with radius r. Work done in carrying charge Q1 once around the equipotential path. Again equipotential surface आपके पास है। equipotential surface हमारे पास कौन सी surface होती है, जहाँ पे जो पोटेंशियल हमारे पास होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्लियर। बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेस होती है एंड आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती है। वर्क डन जो होता है दैट इज़ जीरो इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्लियर। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल सेम पोटेंशियल के ऊपर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आप चार्ज को मूव करा रहे हो, यानी कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आप क्या बोलते हो, जीरो, क्लियर। यहाँ पे वर्क डन जो होता है इट इज़ जीरो। एंड वी आल्सो नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्लियर। देन डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज़ फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी क्रॉस ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है, क्लियर। सो होप आपकी थ्योरी जो है वो बढ़िया होगी, क्योंकि 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन जो होंगे वो आपके थ्योरी या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। अच्छे से थ्योरी को नज़र मारिए। न्यूमेरिकल्स जिन टॉपिक्स से मैंने आपको बोले हैं वो आप लगाएंगे, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल्स बताए हैं आपको हर एक चैप्टर के कि कहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड सॉल्व भी कराए हैं लास्ट 12 ईयर्स के। नेक्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ,
एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंसिक्वेंस ऑफ, सो किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की बात हो रही है। एवरीबडी नोस पहला जो लॉ होता है दैट इज जिसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट रूल को हम जंक्शन रूल बोलते हैं, सेकंड रूल को हम क्या बोलते हैं, लूप रूल या फिर वोल्टेज लॉ, पहले लॉ को हम क्या बोलते हैं, करंट लॉ। यानी कि ये किसके आधार पे होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली। फ्यूज 21 एंड 22, देखिए फ्यूज वायर इज ए वायर। देखिए फ्यूज वायर में हमारे पास क्या होती है, फ्यूज वायर में हमारे पास, फ्यूज वायर को किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारे पास अप्लायंस वगैरह होती हैं शॉर्ट सर्किटिंग से उसको प्रिवेंट किया जाए या फिर बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। देयरफॉर रेजिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा होगी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। क्लियर। एंड ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स, जो फ्यूज वायर होती है ये किस में कनेक्टेड होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है। एंड जनरली कौन सा मटीरियल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, टिन लेड एलॉय को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लियर। कॉपर को हम नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाई कॉपर इज़ नॉट यूज्ड, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्लियर। एंड यहाँ पे जो हमारे पास मटेरियल या फिर सबस्टांस रिक्वायर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सो रेजिस्टेंस हाई एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, क्लियर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर। इनकी रो की यहाँ पे बात हो रही है एंड रो जो हमारे पास होता है इट इज़ RA/L। ये बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो या फिर रेजिस्टिविटी जिसको आप बोलते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। जो हमारे पास रो होता है बेसिकली रो की जो जनरल इक्वेशन हमारे पास है इट इज़ M/N/E² टाउ। सो इस इक्वेशन में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड होता है। सो किस फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है, रो रेजिस्टिविटी जो होती है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी या यानी कि मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देन साथ ही में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, जो हमारा रो होता है इट इज़ नॉन डिपेंडेंट। क्लियर। नॉन डिपेंडेंट किसके ऊपर, एरिया और लेंथ या फिर आपको डायमेंशंस भी बोला जाएगा, डायमेंशंस के ऊपर हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं होती है। सो इंक्रीज विथ टेम्परेचर। क्लियर। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमारे पास है इट इंक्रीज विथ टेम्परेचर, बाकी जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होती है। क्लियर। एंड टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, जो रो हमारे पास है इट इज़ रो नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल टी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, या फिर R इज कॉल्ड R0 1 + अल्फा डेल टी। इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल पूछा गया था। क्लियर। सो इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स का ध्यान दीजिएगा। क्लियर। न्यूमेरिकल्स का ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 23 एंड 24, यहाँ पे कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, कॉपर एंड सिलिकॉन को 300 केल्विन से किधर लाया गया, 60 केल्विन। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बेसिकली जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज किया गया। क्लियर। नाउ कॉपर एंड सिलिकॉन की बात हो रही है। क्लियर। अब इनको टेम्परेचर क्या किया गया, डिक्रीज किया गया। देन ये बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज इन कॉपर बट इंक्रीज इन सिलिकॉन। नाउ देखिए हमने पढ़ा था जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, क्लियर, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं इनमें जो हमारे पास अल्फा होता है दैट इज पॉजिटिव, एंड जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए हमारे पास जो अल्फा होता है इट इज़ नेगेटिव। जो कॉपर है दैट इज़ मेटल हियर। क्लियर। कॉपर इज़ मेटल हियर। एंड ग्राफ्स वगैरह भी हमने देखे थे। क्लियर। मेटल्स के लिए जो रो वर्सेस टी हमारे पास ग्राफ आया था वो कुछ यूं ग्राफ आया था, एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रो वर्सेस टी ग्राफ आया था वो कुछ यूं आया था। यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, किनकी, सेमीकंडक्टर्स की। एंड मेटल्स में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। बट यहाँ पे इनवर्स बोल रहा है। क्लियर। क्वेश्चन आपको बोल सकता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर 300 केल्विन टू 60 केल्विन टेम्परेचर लाया गया है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज किया गया है। क्लियर। उसको डिक्रीज किया गया है। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता, देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता कॉपर एंड सिलिकॉन,
सो कॉपर का पॉजिटिव है, देयरफॉर कॉपर में जो रेजिस्टिविटी होती वो बढ़ जाती। ये कब है, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज के ऊपर। देन जो सिलिकॉन है इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती। क्लियर, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती। बट यहाँ पे इसने बोला है टेम्परेचर को क्या किया गया है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया है। इसका मतलब क्या, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है देयरफॉर कॉपर में जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज, एंड सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी होगी वो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्लियर, यानी कि डिक्रीज इन कॉपर बट इंक्रीज इन सिलिकॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बढ़िया होंगे, आपकी थ्योरी बढ़िया होगी, आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए बढ़िया होगी। क्लियर, नेक्स्ट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, क्लियर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। नाउ देखिए 1 किलोवाट आवर की अगर मैं बात करूं, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है उसका जो कमर्शियल यूनिट हमारे पास होता है इट इज़ किलोवाट आवर। एंड अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूं, जो 1 किलोवाट आवर हमारे पास होता है, पढ़ा होगा आपने, इट इज़ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर, या फिर इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्ड। बट 10⁻6 में आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसने क्या किया है, इसने जो पॉइंट है उसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, सो इसने इसको 36 बनाया है। सो यहाँ से हमारा क्या बनेगा 10⁻5, क्योंकि जो पॉइंट है वो इसने इसको 10 मल्टीप्लाई दिया है, सो इसने इसको 36 बनाया। यहाँ से एक जीरो जो है वो कम होगा, इट इज़ 36 इंटू 10⁻5 जूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 25 एंड 26 यहाँ पे, क्लियर, 25 एंड 26 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD on electric field is Ohm's law obeyed। क्लियर, Ohm's law is obeyed and everybody knows जो हमारे पास रिलेशन होती है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, इट इज़ I इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, I इज इक्वल टू NAEVD। डायरेक्ट आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डेरिवेशन। सो जो हमारे पास I होता है दैट इज़ NAEVD। देन अगर मैं साथ ही में बात करूं जो I हमारे पास होता है दैट इज़ NEA म्यू E। क्लियर, अगर आपको ये भी पता होगा, क्लियर, ये है मोबिलिटी एंड करंट के बीच रिलेशन। क्लियर, मोबिलिटी एंड करंट के बीच रिलेशन। बट नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये यहाँ पे VD और E के बारे में रिलेशन मांग रहा है। सो VD जो मेरे पास है, अगर इस इक्वेशन से मैं VD निकालूँ, सो VD जो मेरा होगा दैट विल बी I अपॉन NAE। क्लियर, I अपॉन NAE, या फिर इसी को मैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ J अपॉन NE। क्लियर, J अपॉन NE, या फिर इसको मैं सिग्मा की फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा NE अपॉन E। देयरफॉर जो VD हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। क्लियर, VD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किधर गया, VD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हमारा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर, कौन सी सबस्टांस में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कार्बन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर मेटल, गोल्ड मेटल, कॉपर मेटल, कार्बन हमारे पास बेसिकली एक टाइप का, जब आप सेमीकंडक्टर्स को देखोगे, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास कौन सी फैमिली में लाई करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम। क्लियर, सो आप यहाँ पे इसको एज ए सेमीकंडक्टर कंसिडर कर सकते थे। देयरफॉर जो रो होता है इसमें, रो जो होता है इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो कार्बन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एंड नंबर 28 यहाँ पे देखिए, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड। सो डायरेक्ट किसकी डेफिनेशन है, ये यहाँ पे फैराडे की डेफिनेशन है। क्लियर, बेसिकली डायरेक्ट फैराडे की डेफिनेशन है यहाँ पे। अच्छा, एज द टेम्परेचर राइज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई मेटल्स। क्लियर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई मेटल्स क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई मेटल्स हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज इमटेरियल फॉर द वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर मैं बात करूं, बेसिकली जो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड होती है क्लियर फ्यूज में, इट इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। क्लियर, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, सो इट इज़ इमटेरियल प्रॉपर्टी है। मेटल्स हैव, क्लियर, कहाँ पहुँचे हम 28, ये हमारा 29 एंड दिस इज
30th। मेटल्स है, मेटल्स में हमारे पास क्या होती है, जीरो रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी। देखिए हमने बात की थी, क्लियर, हमने बात की थी अगर हमारे पास मेटल्स हैं या फिर कंडक्टर्स की अगर मैंने बात की थी, कंडक्टर्स हमारे पास होते हैं। कंडक्टर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, कंडक्टर्स या तो आपके पास मेटल्स की फॉर्म में हो सकते हैं कभी कभार, या तो आपके पास एलॉय के फॉर्म में हो सकता है यहाँ पे, क्लियर। देन हमने देखा था कंडक्टर्स के बाद सेमी कंडक्टर्स, देन हमने देखा था इंसुलेटर्स, क्लियर, इंसुलेटर्स, क्लियर, इंसुलेटर्स। एंड मैंने आपको मेंशन किया था फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मेटल्स हैं या फिर अलॉयस हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैं, जितना आप नीचे आएंगे टेबल मैंने अच्छे से आपको दिया था, जो रेजिस्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, यानी कि जो मेटल्स हमारे पास हैं या फिर कंडक्टर्स, इनमें आपको लो रेजिस्टिविटी मिलेगी, सेमीकंडक्टर्स में आपको मीडियम रेजिस्टिविटी मिलेगी, एंड जो इंसुलेटर्स हमारे पास हैं इनमें आपको रेजिस्टिविटी हाई मिलेगी। सो मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी, क्लियर, मेटल्स में हमारे पास क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी। The material whose resistivity is insensitive to temperature, 31 and 32, बोलिए। द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी इज इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर, निक्रोम। सो सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, कॉपर एंड सिल्वर हमारे पास क्या है, मेटल। निक्रोम जो हमारे पास होता है एलॉय, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली ऑलरेडी हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है कुछ ना कुछ इंड्यूस होती है, एंड बेसिकली जो हमारे पास निक्रोम होता है उसके लिए हमारे पास कुछ यूं ग्राफ आता है, ग्राफ पे भी ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है दैट इज वेरी लेस, क्लियर। सो निक्रोम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये हमारे पास एक एलॉय है। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। सो ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मोबिलिटी की बात कर रहा है। देन 33 एंड 34, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट increase in temperature is defined as fractional increase in resistivity, यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो हमारे पास इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग लूप एट अ डिस्टेंस एक्स वैरीज। सो अगर ये हमारे पास एक लूप है जिसका रेडियस आर है, क्लियर, एट अ डिस्टेंस एक्स हम फील्ड निकाल रहे हैं, क्लियर, एट अ डिस्टेंस एक्स हम फील्ड निकाल रहे हैं, आपको याद होगा, क्लियर। सो आपको बेसिकली क्या याद होगा, इसके लिए जो हमारे पास बी निकल के आता था, बी हमारे पास होता था, अगर मैं एन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कंसीडर करूँ, इट इज़ म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, क्लियर, इसकी डेरिवेशन पे भी आप ध्यान देंगे, डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, क्लियर, रेज़ टू पावर 3/2। ये बोल रहा है एट अ लार्ज डिस्टेंस एक्स, क्लियर, इनकी जो डिस्टेंस हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो होगा क्या, देयरफॉर एक्स जो हमारे पास होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, देयरफॉर आर हमारा क्या होगा, आर हमारा नेग्लेक्ट होगा यहाँ से, ये वाली टर्म है। सो दिस विल बी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, अच्छा यहाँ से 2 और 2 गया, ये बनेगा एक्स क्यूब। देयरफॉर जो बी हमारा है एक्स के साथ रिलेशन क्या है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्लियर। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब। नेक्स्ट इज यहाँ पे 35 एंड 36, क्लियर। देखिए, द करंट इन अ पावर लाइन इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर, जो हमारे पास पावर लाइन है, एंड अच्छे से मैंने आपको समझाया था कैसे आप इन क्वेश्चंस को करोगे, राइट हैंड थंब रूल का कैसे आप यूज़ करोगे। सो यहाँ पे बोल रहा है द करंट इन द पावर लाइन इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर, ये हमारा वेस्ट होता है, दिस इज आवर ईस्ट, दिस आवर नॉर्थ, ये हमारा साउथ। सो करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रही है वेस्ट टू ईस्ट। जब यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करोगे सो आपको दिखेगा जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बोल रहा है एबो की बात कर रहा है, सो वो क्या होगी, दैट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आप थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो करल होगा, करल आपके पास यहाँ पे इनवर्ड होगा बेसिकली, क्लियर। सो दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, क्लियर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ डायरेक्ट होता है, साउथ टू नॉर्थ, एंड इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है इट इज क्यू एम इंटू 2L, यानी कि एम हमारे पास, क्लियर। एंड बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो साउथ है वो किसका काम करता है, नेगेटिव चार्ज का, एंड नॉर्थ जो हमारे पास है वो पॉजिटिव चार्ज का काम करता है, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। 37 एंड 38, देखिए,
डायामैग्नेटिक सबस्टांस, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर। अ डायामैग्नेटिक सबस्टांस इज रिपेल्ड व्हेन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, रिपेल्ड व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट इट, रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट। सो यू नो दैट ये रिपेल होती है बाय दी बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से हमारे पास नॉर्थ पोल है एंड ये मेरे पास है कोई डायामैग्नेटिक सबस्टांस या फिर मटेरियल, यहाँ से मेरे पास है साउथ पोल, सो आपको दिखता है जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ ऐसे निकलती हैं, क्लियर, वो कुछ ऐसे निकलती हैं, यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, रिपेल्ड बाय दी बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, क्लियर। सो ये भी मैंने आपको बोला है, हमारे पास 3 कंडीशन है, रेस्ट वाली कंडीशन, देन हमने देखा था कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन यानी कि एक्सेलरेशन इस कंडीशन में 0, देन हमने देखा था अगर चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे, यहाँ से बेसिकली हम क्या देखते हैं, चार्जेस को, चार्जेस एट रेस्ट होगा क्या, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर, अच्छे से मैंने आपको समझाया था। देखिए, अगर हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट है सो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर चार्जेस हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सो हमारे पास बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में। अब अगर एक्सेलरेट करेगी सो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन होता है, क्लियर, ये आपने पढ़ा होगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन नंबर 39 एंड 40 यहाँ पे, क्लियर, नंबर 39, आई एम गोइंग फास्ट ताकि आपका मे बी कुछ बच्चे इसको 2x पे रखते हैं, सो आपको उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी, क्लियर, क्योंकि आपका टाइम जो है दैट इज़ वेरी क्रूशल। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे एंड अच्छे मार्क्स भी दे एंड आगे जाकर नीट वगैरह जेई जहाँ पे भी आपको फ्यूचर में जाना है वहाँ पे भी आपको कामयाबी अता करे। नाउ, a proton enters a magnetic field with velocity parallel to magnetic field, the path followed by the proton is, so field के रिगार्डिंग भी हमने बात की थी, क्लियर। सो यहाँ पे हमने देखा था पहली कंडीशन, जब हमारे पास कोई चार्जड पार्टिकल क्या आता है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। दूसरा हमने देखा था अगर चार्जड पार्टिकल आएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा हमने देखा था अगर एट एनी एंगल आएगा टू मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर चार्जड पार्टिकल आ रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है हमारे पास दैट इज मिनिमम एंड कितना होता है, 0। सो फोर्स यहाँ पे मिनिमम होता है एंड यहाँ से आपसे रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर हॉर्स जिनको आप बोलते हो, आपको बोलेगा क्यों स्ट्रेट पाथ में जाता है, आप बोलोगे फोर्स मिनिमम होता है, फोर्स 0 होता है, या फिर वो पैरेलल आ रहा है, क्लियर। सो पाथ जो होती है यहाँ पे, पाथ यहाँ पे स्ट्रेट होती है, यानी कि स्ट्रेट पाथ में डायरेक्ट जाता है। देन अगर परपेंडिकुलर आ रहा है सो इस कंडीशन में जो फोर्स लगता है पार्टिकल के ऊपर दैट इज मैक्सिमम एंड देयरफॉर वो किस में घूमता है, सर्कुलर पाथ में। एंड जब वो आता है एट एन एनी एंगल थीटा, सो उस कंडीशन में वो हेलिकल पाथ में घूमता है, क्लियर। सो यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्लियर। यहाँ से हॉर्स वाला क्वेश्चन या फिर आपका असर्शन रीजन का हो आप या फिर हॉर्स का हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से पढ़िएगा वहाँ पे थ्योरी वगैरह। देन एंड साथ ही में जितनी भी डिवाइसेस है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, आपका जनरेटर हो गया, जनरेटर हो गया, आपका एमीटर या फिर वोल्ट मीटर, क्लियर, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, या फिर गैल्वानोमीटर आप कह लो, इनकी जो थ्योरी है अच्छे से पढ़ना, थ्योरी अच्छे से पढ़ना, कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना। यहाँ से आपके हॉट्स क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो CBSE वगैरह है वहाँ पे हॉट्स क्वेश्चन इन टॉपिक से बनते हैं। यहाँ से आपको रीजन दिया जाएगा क्यों जनरेटर में हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्यों ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, क्यों जो गैल्वानोमीटर हमारे पास होता है ऐसा होता है इसमें। सो ये चीज़ें आप अच्छे से इनकी थ्योरी पढ़ना। अभी आपके पास 2-2.5 दिन इफेक्टिव हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, ये तो अभी हमने देखा ही नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, प्रोटॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी पैरेलल, सो पैरेलल आ रहा है, देयरफॉर पाथ क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड इज, सो फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। देखिए, खाली मैं ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं करा रहा हूँ, आपको रीजन भी बोल रहा हूँ। सो आपके जो 2 मार्क क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्लियर। सो फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड, सो अगर मैं सोलिनॉइड की बात करूँ, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज μ0 Ni, क्लियर, μ0 Ni। या फिर अगर मैं n की बात करूँ, n हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो मैं b को लिख सकता हूँ μ0। यहाँ पे भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ μ0 यहाँ पे
कैपिटल NI अपॉन L भी लिख सकता हूँ, दिस इज द बेसिक इक्वेशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड बेसिकली जो फील्ड इनसाइड होती है हमारे पास सोलिनॉइड की, इनसाइड की मैं बात करूँ, बी इनसाइड, वो हमारे पास एक तो यूनिफॉर्म होती है, क्लियर, यूनिफॉर्म होती है यानी कि थ्रू आउट सेम रहती है, एंड साथ ही में स्ट्रॉन्ग रहती है, क्लियर। एंड अगर आप सोलिनॉइड के बाहर बात करो, फील्ड वीक होती है, इवन वो जीरो भी हो सकती है, क्लियर। एंड जो फील्ड हमारे पास होती है, क्लियर, फील्ड जो हमारे पास होती है इनसाइड में, क्लियर, अगर मैं इनसाइड की बात करूं, इट डजंट डिपेंड अपॉन डाया। अगर आपको बोलेगा जो फील्ड होती है इनसाइड में, वो हमारे पास क्या करती है, दैट रिमेन सेम और दैट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है असर्शन रीजन में या फिर हॉट्स में, जो हमारे पास सोलिनॉइड होता है उसमें जो फील्ड होती है इनसाइड में, दैट इज यूनिफॉर्म कह लो, कांस्टेंट कह लो, या फिर सेम कह लो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसकी, एक सोलिनॉइड की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाया, क्लियर, डाया के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। देयरफॉर इनसाइड जो फील्ड हमारे पास होती है दैट रिमेन सेम। सो याद रखिएगा, फील्ड डजंट डिपेंड अपॉन डाया ऑफ सोलिनॉइड, डाया ऑफ सोलिनॉइड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। सो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है जो बी हमारे पास है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्लियर, जो बी हमारे पास है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे नंबर 40, दिस इज 41 एंड 42। नाउ एट क्यूरी टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स, एट क्यूरी टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या बनता है, वो बनता है पैरामैग्नेटिक। एंड यहाँ से इक्वेशन भी है काई एम की, अगर आपको याद होगी, काई एम हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC। एंड यहाँ से कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ बनता है, अगर आपको याद होगा, क्लियर, अगर आपको याद होगा। सो क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस या फिर मटीरियल होता है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर मैं बात करूं किनकी, डायामैग्नेटिक, देन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक की अगर मैं बात करूं, साथ ही में फेरोमैग्नेटिक की बात करूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, इनकी एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, जिंक हो गया हमारे पास, लेड हो गया, ये क्या है, डायामैग्नेटिक। अच्छा, अल्मुनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हमारे पास होते हैं। देन आयरन हो गया हमारे पास, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, या फिर हमारा स्टील हो गया, दीज आर फेरोमैग्नेटिक, ये हमारे पास क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, क्लियर। अच्छा, अगर मैं फर्दर बात करूं, इनका जो काई एम अगेन इंपॉर्टेंट होता है, काई एम भी इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो डायामैग्नेटिक हमारे पास होती हैं उनमें जो काई एम होता है, इनकी ससेप्टिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव होता है एंड साथ ही में स्मॉल होता है। अच्छा, पैरामैग्नेट की अगर मैं बात करूँ, इनमें पॉजिटिव होता है बट स्मॉल ही होता है, क्लियर। अच्छा, इनमें क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा काई एम का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है हमारे पास, क्लियर। सो ये तो हमने देखा ही। देन सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर डिपेंड्स अपॉन, क्लियर, इसके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एराइज हो सकता है, क्लियर। एंड आपने देखा होगा करंट सेंसिटिविटी आपके पास क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी आपके पास होती है NABK, क्लियर, NABK। एंड जो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है दैट इज NABKR, क्लियर, NABKR। सो आपको इक्वेशन में NABK दिख रहा है, क्लियर, NABK दिख रहा है। देयरफॉर जो सेंसिटिविटी है किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा एरिया के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे, क्लियर, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है यानी कि एरिया ऑफ लूप। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। देन साथ ही में चौथा हमारे पास जो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट K है यानी कि टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। सो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे नहीं, एंगल ऑफ अर्थस मैग्नेटिक फील्ड के नहीं, नन। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड यहाँ से देखिए N के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जितना N बढ़ेगा I बढ़ेगा, क्लियर। A के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, B के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड K जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 43 एंड 44, डोमेन फॉर्मेशन इज द नेसेसरी फीचर ऑफ, डोमेन फॉर्मेशन बोलिए किन का नेसेसरी फीचर होता है। अगर मैं डाया की बात करूं, अगर मैं पैरा की बात करूं, अगर मैं
फेरो की बात करूं, डाया में हमारे पास जो रीजन होता है इट इज़ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पैरा की अगर मैं बात करूं, इनमें आपको शिपन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा। एंड फेरा जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस हमारे पास है, इनमें आपको डोमेन फॉर्मेशन दिखेगा। सो इट इज़ द टिपिकल प्रॉपर्टी, डोमेन फॉर्मेशन इज द टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। सो अगर पैरा की बात की होती, सो पैरा के लिए शिपन मोशन याद रखना, डाया के लिए ऑर्बिटल मोशन याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट, टू स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो स्ट्रेट वायर्स हैं एंड इनमें जो करंट की डायरेक्शन है इट इज़ अपोजिट, सो ये क्या करती हैं, दीज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर, ये अट्रैक्ट करती हैं। अब अगर सेम डायरेक्शन में इनमें करंट का फ्लो होता, सो उस कंडीशन में अगर बेसिकली वेट ए सेकंड, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तब उस कंडीशन में रिपल्शन होती है। एंड जब ये सेम डायरेक्शन में करंट इनमें फ्लो होगा तब अट्रैक्शन यहाँ पे देखा जाता है। एंड जो फोर्स की इक्वेशन होती है दोनों के लिए सेम होती है हमारे पास। एंड फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, μ0I1I2 अपॉन 2πr। क्लियर, देखा होगा आपने। क्लियर, सो इसको भी याद रखिएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन देखा जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे अट्रैक्शन देखा जाएगा। सो यहाँ पे बात कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन की, सो रिपल। नेक्स्ट इज यहाँ पे 45 एंड 46, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटीरियल। देखिए यहाँ पे बात की थी हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात, किसकी, पैरामैग्नेटिक की। देखिए पैरामैग्नेटिक पॉजिटिव एंड स्मॉल, डायामैग्नेटिक नेगेटिव एंड स्मॉल, फेरो के लिए पॉजिटिव एंड लार्ज। सो बात कर रहा है पैरामैग्नेटिक के लिए। सो पैरामैग्नेटिक जो हमारे पास बेसिकली होता है इसमें पॉजिटिव बट स्मॉल ही होता है, पॉजिटिव बट स्मॉल, इनके लार्ज नहीं होता है। अच्छा, द रिलेशन कनेक्टिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर। सो हमारे पास इक्वेशन होती है 1 + काई एम किसके बराबर, म्यू आर के बराबर। कोई ऑप्शन है नहीं, इसने बेसिकली काई एम की फॉर्म में दिया है। काई एम हमारे पास किसके बराबर होगा, म्यू आर। 1 को इधर ले जाइए, दिस विल बी -1। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। पढ़िए 47 एंड 48 को, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर एंड एम मीटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अच्छा पहले अगर मैं एम मीटर की बात करूं, क्लियर, अगर मैं एम मीटर की बात करूं, एम मीटर को किस में हम कनेक्ट करते हैं, एम मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर, दूसरा अगर हमारे पास आइडियल एम मीटर होता है उसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ 0। क्लियर, अच्छा तीसरा अगर हमें गैल्वानोमीटर का कन्वर्जन करना है एम मीटर में, हमें क्या करना होगा, हमें स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल लेनी होगी, यानी कि हमें क्या कनेक्ट करना होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर, इन पैरेलल। नाउ सिमिलरली अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं, क्लियर, वोल्ट मीटर की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में या फिर 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर, नाउ अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं, वोल्ट मीटर जो हमारे पास होता है ये किस में कनेक्टेड होता है, ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट होता है। दूसरा हमारे पास जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है दैट इज़ इनफाइनाइट। अच्छा, तीसरा अगर आपको गैल्वानोमीटर का कन्वर्जन वोल्ट मीटर में करना है सो आपको क्या करना होगा, आपको हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी होगी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज आपको कनेक्ट करनी होगी। सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वन शॉट्स में। जिन बच्चों ने थ्रू आउट सेशन वन शॉट्स देखे होंगे उनकी जो थ्योरी होगी वो अच्छी खासी होगी, या फिर उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देन नीट वगैरह में क्या है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फार्मूलाज याद, खत्म खेल। बाकी अब जो एग्ज़ाम पूछा जाता है नीट का पैटर्न या फिर आपके जेई का पैटर्न वो ज़्यादा अब कॉन्सेप्ट बेस्ड है एंड थोड़ा अब थ्योरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी इजी, न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं नीट वगैरह में। क्लियर, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर, नाउ देखिए रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इनकी चांसेस जो है दीज आर, इनके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं जो मैंने आपकी सीरीज लाई है। सो क्योंकि आपका पूरा रिवीजन यहाँ पे हो रहा है थ्योरी का। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, कौन सा है, आइडियल वोल्ट मीटर। सो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट। देन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर टू मेक द रेडियल फील्ड। याद होगा आपको रेडियल फील्ड हम क्यों बनाते हैं। क्लियर, रेडियल फील्ड का कॉन्सेप्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हॉट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। मैंने आपको समझाया है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है रेडियल फील्ड का। अच्छा, रेडियल फील्ड मतलब देयरफॉर जो हमारे पास गैल्वानोमीटर स्केल होगी,
गैल्वानोमीटर स्केल। गैल्वानोमीटर स्केल क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी लीनियर। लीनियर मतलब हम करंट को ईजिली मेजर कर पाएंगे, यानी कि करंट को क्या हम कर पाएंगे, ईजिली मेजर कर पाएंगे। यही फायदा होता है किसका, रेडियल फील्ड का। एंड रेडियल फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक कॉइल हमारे पास होती है एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जो पोल्स होते हैं हमारे पास, उनको हम सिलेंड्रिकल, कनकेव सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स आर सिलेंड्रिकली कट। 48, ये रहा 49। नंबरिंग भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मे बी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आए, आप नंबर ही डायरेक्ट बता देंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायामैग्नेटिज्म। क्लियर, डायामैग्नेटिज्म का कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आप बोलिए। द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय अ बार मैग्नेटिक, बिल्कुल सही। देन द मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव। डायामैग्नेटिक की बात कर रहा है, बिल्कुल स्मॉल बट नेगेटिव होती है। अच्छा, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, वो किसके कारण होता है, ऑर्बिटल मोशन के कारण। ऑलरेडी मैंने आपको बोला, ऑर्बिटल मोशन के कारण। नेक्स्ट, द मटेरियल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल करेक्ट। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये किसको पूछ रहा था, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। यहाँ पे हमने देखा गैल्वानोमीटर का कन्वर्जन आपको किस में करना है, वोल्टमीटर में। सो आपको हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज चाहिए। सो आपको हाई रेजिस्टेंस इन यहाँ पे सीरीज चाहिए। क्लियर, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। 51 एंड 52। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हमारे पास किससे बनाए गए होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर से बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, ये भी रीजन पूछा जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है, इट लूजेस इट्स ऑल मैग्नेटिज्म जब हम कॉइल को क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। एंड दूसरा रीजन हमारे पास, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होती है, इसमें हमारे पास लो रिटेंटिविटी होती है एंड साथ ही में लो कोर्सिविटी होती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें साथ ही में स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस भी हमारे पास होता है, इसीलिए यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का। क्लियर, किसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी हमारे पास होती है यहाँ पे। क्लियर, एंड अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूँ, क्लियर, बार मैग्नेट की थ्योरी जो है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। उसको बार मैग्नेट जो हमारे पास होता है एलॉय से बनाया जाता है, स्पेशली जो हमारे या एलॉय से बनाया जाता है, या फिर हमारे पास जो आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर कार्बन स्टील, इनसे बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी यूज़ वगैरह भी आप देखेंगे, किनकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड बार मैग्नेट। ऊपर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन नंबर 53 एंड नंबर 54। क्लियर, नंबर 53 एंड नंबर 54 देखिए। लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, लेंस लॉ किसके ऊपर बेस्ड होता है, एनर्जी के ऊपर। देन एन LCR सीरीज सर्किट की बात हो रही है, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट एट रेजोनेंस। द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द circuit will have a phase difference. So resonance is very important. Clear, very important. And let me tell you, resonance के टाइम हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं। कंडीशन 1 की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो करंट होती है दैट इज़ बेसिकली मैक्स, आई हमारे पास मैक्स होता है, एंड इम्पीडेंस जो होती है इट इज़ मिनिमम। सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारे पास XL होता है इक्वल टू XC, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर, देन जो हमारे पास Z होता है दैट इज इक्वल टू R, यानी कि जो इम्पीडेंस होती है हमारे पास दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी कि बेसिकली ये क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट या फिर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, अगर Z इक्वल टू R है, देयरफॉर बेसिकली जो हमारे पास फाई निकल के आता है दैट इज 0 यहाँ पे। इसका मतलब करंट एंड वोल्टेज जो हैं दे आर इन सेम फेज। ये क्या होते हैं, सेम फेज में हमारे पास होते हैं, एंड इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या करता है, एक्सेप्ट। एंड अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, जो ओमेगा हमारे पास होता है यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इज़ 1/√LC। क्लियर, 1/√LC। एंड अगर मैं न्यू यहाँ पे निकालूँ, न्यू हमारे पास होता है 1/2π√LC यहाँ पे। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो खाली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स
इन LCR सर्किट किसके ऊपर, एक तो L के ऊपर यानी कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर के ऊपर, रेजिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होते। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फेज यहाँ पे कितना होता है, 0 हमारे पास। क्लियर। सो इन पॉइंट्स को आपने बेसिकली पढ़ा होगा अपने एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 55 एंड 56 अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, यानी कि AC का कन्वर्जन किस में, DC। हमारे पास AC का कन्वर्जन DC में कौन करता है, इट इज़ रेक्टिफायर। क्लियर। रेक्टिफायर हम बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने पढ़ा होगा। क्लियर। एंड अगर हम DC का कन्वर्जन करें किस में, AC में, ये कौन करता है, इट इज़ बेसिकली इन्वर्टर। हमारा इन्वर्टर आपके सिलेबस में नहीं होता है। क्लियर। देन सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो रहेगा इट इज़ रेक्टिफायर। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन एन AC सर्किट। क्लियर। सो अगर मैं XL की बात करूं, XL हमारे पास होता है ओमेगा इंटू L, एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। XC जो हमारे पास होता है इट इज़ 1/ओमेगा C। इन दो इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना। क्लियर। क्योंकि PYQs में आपको न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर दिखे हैं ऑलमोस्ट 2 या 3 साल के बाद रिपीटिशन में। क्लियर। सो XL जो हमारे पास होता है इट इज़ ओमेगा L के बराबर। क्लियर। अगर XC पूछता सो XC हमारे पास किसके बराबर, 1/ओमेगा C के बराबर होता। नाउ 57 की अगर मैं बात करूं, 57 नाउ देखिए, क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी अनचेंज्ड रहती है हमारे पास। क्लियर। क्वांटिटी कौन सी हमारे पास अनचेंज्ड रहती है ट्रांसफार्मर में, सो इट इज़ बेसिकली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहती है, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहती है या फिर अनचेंज्ड। बाकी हमारे पास अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, करंट की बात करूँ, या फिर अगर मैं पावर की बात करूं, ये सभी क्या होते हैं, पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, ये सभी चेंज होते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 मार्क क्वेश्चन। अच्छा, पावर की अगर मैं बात करूं, पावर इन एन AC सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी डेरिवेशन अच्छे से देखना। एंड AC सर्किट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलिए पावर कौन कंज्यूम करता है। सो पावर इज कंज्यूम्ड ओनली बाई रेजिस्टेंस इन AC सर्किट। अगेन ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी पावर खाली कंज्यूम कौन करता है, रेजिस्टेंस वहाँ पे। क्लियर। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर लॉस कब मिनिमम होगा, पावर लॉस कब हमारे पास मिनिमम होगा, अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी, देयरफॉर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हमारे पास 2 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी पावर में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। देन पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं, 5 पावर फैक्टर का वैल्यू आपसे पूछा जाता है, इसका वैल्यू 0 to 1 होता है हमारे पास, ये भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। देन in LCR circuit the resonance condition in terms of capacitive reactance XC and inductive reactance XL। so मैंने आपको बोला XC हमारे पास होना चाहिए XL, या फिर XC minus XL must be equal to 0। जब आप XL को इधर ले जाओगे XC will become equal to XL। so ऑप्शन D हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर। so यहाँ से जब आप XL को इधर ले जाओगे XC क्या बनेगा, XL के बराबर। एंड इसी को हम बोलते हैं कौन सी कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। देन 59 एंड 60 यहाँ पे, in step up transformer the relation between number of turns NP and number of turns NS। so step up transformer की बात कर रहा है। step up transformer में number of secondary turns हमारे पास ज़्यादा होती हैं प्राइमरी से, या फिर N2 आप लिखते हो ग्रेटर देन N1, या फिर NS इज ग्रेटर देन NP। साथ में वोल्टेज V2 विल बी ग्रेटर देन V1, या फिर VS विल बी ग्रेटर देन VP। सो NS हमारे पास होने चाहिए ग्रेटर देन NP, सो NS इज ग्रेटर देन NP। नेक्स्ट, इन LCR सर्किट AC सीरीज AC सर्किट एट रेजोनेंस। क्लियर। रेजोनेंस पे क्या होता है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोर, नो द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। बिल्कुल हमने देखा, XC हमारे पास होता है XL। 61 62 सो देखिए, इन केस ऑफ एन इंडक्टर। क्लियर। अगर मैं LCR सर्किट की बात करूं, LCR सर्किट में आपने पढ़ा होगा। क्लियर। अगर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास इंडक्टर होता है। क्लियर। अगर हमारे पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर में क्या होता है, जो वोल्टेज होती है दैट लीड्स I बाई π/2। क्लियर। लीड्स I बाई π/2। देन अगर मैं रजिस्टर की बात करूं या फिर रेजिस्टेंस की बात करूं, V और I क्या होते हैं, दे आर इन सेम फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं होती है। एंड अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर में हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर में हमारे पास I लीड्स V बाई π/2, या फिर फेज एंगल कितना, π/2। सो इंडक्टर की बात हो रही है, V लीड्स I। इंडक्टर में याद रखिएगा V लीड्स I, यहाँ पे V और I सेम फेज में, कैपेसिटर में I लीड्स V। सो V लीड्स I, V लीड्स द करंट बाई π/2। नेक्स्ट,
द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्यों लैमिनेट किया जाता है, लॉस इन ट्रांसफार्मर में अच्छे से देखिएगा उनका रीजन या फिर उनको मिनिमाइज वगैरह कैसे हम कर सकते हैं ताकि एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट में भी मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 63 एंड यहाँ पे हमारा 64। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए चार्जलेस पार्टिकल एंड एक्सेलरेटेड चार्ज। सो एक्सेलरेटेड चार्ज स्टार्टिंग में ही हमने देखा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ क्लियर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रारेड एंड गामा रेज। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ट्रिक भी बोली थी, अगर आपको याद होगा क्लियर, अगर आपको याद होगा गामा रेज पहले हमारे पास होती है गामा रेज, देन हमारे पास गामा के बाद आती है एक्सरे, गामा के बाद हमारे पास आती है एक्सरे, एक्सरे के बाद हमारे पास आती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, देन हमारे पास आती हैं विजिबल रेज, देन हमारे पास आती हैं इंफ्रारेड, देन हमारे पास आती हैं माइक्रोवेव्स, देन हमारे पास आती हैं रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। एंड ट्रिक मैंने क्या बोला था आपको क्लियर, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, क्लियर, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। एंड मैंने आपको बोला था इस साइड, क्लियर, अगर आप इस साइड देखोगे, इस साइड हमारे पास मैक्सिमम क्या होता है, इस साइड हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। अच्छा, इस साइड हमारे पास क्या होती है, इस साइड हमारे पास वेव लेंथ ज़्यादा होती है, अगर आपको याद होगा स्पीड ज़्यादा होती है, क्लियर। सो अगर आप यहाँ से गामा रेज टू किधर जाओगे, रेडियो वेव्स की तरफ, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीज, क्लियर, बट वेव लेंथ एंड स्पीड विल इंक्रीज, क्लियर, वेव लेंथ एंड स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ सिमिलरली अगर आप किधर से किधर आएंगे, रेडियो वेव्स टू गामा रेज, वेव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। एंड अगर आप गामा रेज टू रेडियो वेव्स जा रहे हैं, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, क्लियर, फ्रीक्वेंसी न्यू लिखो या फिर एप लिखो यहाँ पे, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, बट वेव लेंथ क्या होगी, वो बढ़ेगी, स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी। ऐसे आपको याद रखना है। सो आपको पिक करना है, कोई भी इनमें से आपको देगा, देखिए कौन कौन सा इसने दिया है, इसने दिया है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, गामा। पहले हम चेक करेंगे या फिर मार्क करेंगे। इसने दिया है इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, गामा, गामा यहाँ पे, एंड साथ ही में अल्ट्रा वायलेट। देखिए इन चार को इसने दिया है, किसका ऑर्डर पूछ रहा है, वेवलेंथ का, क्लियर। सो अगर हम गामा टू किधर जाएंगे, क्लियर, अगर हम गामा टू किधर जाएंगे, क्लियर, अगर हम गामा से जाएंगे किधर, अगर हम गामा से जाएंगे माइक्रोवेव्स की तरफ, क्लियर, गामा से जाएंगे। इसने दिया है गामा, अल्ट्रा वायलेट, देन इंफ्रारेड, एंड इसने दिया है माइक्रोवेव्स, क्लियर। सो ये बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। देयरफॉर अगर हम माइक्रोवेव टू गामा आएंगे, देखिए अगर हम माइक्रोवेव टू गामा आएंगे, वेवलेंथ लैम्बडा क्या होती है, वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज होती है। सो इट शुड बी माइक्रोवेव्स में ज़्यादा, देन इंफ्रारेड, देन अल्ट्रावायलेट, देन लास्ट पे गामा में सबसे कम। सो ढूंढिए ऑप्शन, ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ढूंढिए। पहला ही ऑप्शन है, देखिए माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर गामा रेज, क्योंकि ये बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया होगा, क्लियर। सो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 65, नंबर 65 एंड नंबर 66। यहाँ पे नंबर 65 की अगर मैं बात करूँ, दी वेलोसिटी, एवरीबडी नोज वेलोसिटी, क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमारे पास कितनी होती है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एंड कभी कभार पूछा जाता है ये जो टर्म है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका यूनिट बोलिए, इट इज सिंपली मीटर पर सेकंड। या फिर कभी कभार बोला जाता है डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि जो ये हमारे पास है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इट इज़ वेलोसिटी, आपको सिंपली देंगे ये इक्वेशन देंगे, आपको बोलेंगे इसके डायमेंशन बोलो। सो इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी Lt-1, सो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इन्वेस्टिगेटेड बाय, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को किससे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सरे से। द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू कुक फूड इज, सो माइक्रोवेव्स का यूज़ हम करते हैं। बेसिकली
जितनी भी रेस हमारे पास हैं यहाँ पे, एक तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका यूजर्स या फिर इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन या फिर यूजर्स के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा एंड इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, क्लियर, इसके ऊपर जनरली ऑब्जेक्टिव ही बनेगा। सो आई होप आपने सेशन को अटेंड किया होगा एंड आपके जो कॉन्सेप्ट हैं या फिर आपका जो रिवीजन है यहाँ से वो ब्रश अप हो चुका होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, या तो कल आएगा या फिर डे आफ्टर टुमारो आएगा, जहाँ पे मैं बी पेपर को लाऊंगा। थैंक यू ऑल।